नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद के 200 साल कदीम इमाम बाड़े के इन्हदाम का ये मामला कौमी अक़लियती कमीशन कर रहा है मामले की समाअत। इंतखाबात की वजह से हुई है कुछ ताखीर। इमाम बाड़े को मुनहदम करके बनाई गई थी मार्केट। शौकत आबदी की जानिब से दी गई थी कमीशन में दरख्वास्त। जून में हतमी फैसला आने का इम्कान। 2015 में तरक्याती तामीर के नाम पर मुनहदम किया गया था इमाम बाड़ा। कमीशन की चेयरपर्सन गयूरुल हसन रिजवी के मुताबिक अभी नहीं हुआ कोई फैसला। इमाम बाड़े के इन्हदाम के वक्त भी वसीम रिजवी ही थे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। इस वक्त की एक अहम खबर नाजरीन हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद के 200 साल कदीम इमाम बाड़े के इन्हदाम का मामला कौमी अक़लियती कमीशन कर रहा है मामले की समाअत। इंतखाबात की वजह से हुई है ताखीर। इमाम बाड़े को मुनहदम करके बनाई गई थी मार्केट। शौकत आबदी की जानिब से कमीशन में दरख्वास्त दी गई थी। जून में हतमी फैसला आने का इम्कान है। मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम की मुद्दत में एक रोज की कमी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुखालफत सियासी जमातें मजम्मत कर रही हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने ट्वीट करके तमाम जमातों का ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को जानिबदाराना करार दिया है। ममता के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की हिदायत पर यह कार्रवाई की है जो जमहूरियत पर सीधा हमला है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम आज थम जाएगी। तशद्दुद के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये तारीखी फैसला लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर अपोजिशन ने शक व शुबहे का इजहार किया है। चुनाव आयोग क्या आज मोदी और शाह जी ने चुनाव आयोग की निर्भीकता और निष्पक्षता पर जबरन कब्जा कर लिया है? सवाल ये है। और आज इस देश के नागरिक चुनाव आयोग से मूलभूत सवालों का अंतर्मंथन और जवाब चाहते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में रोक लगाने वाले अपने आदेश को 24 घंटे बाद ही लागू क्यों किया, यानी आज रात 10 बजे से? क्या यह इसलिए किया कि मोदी जी को फ्री पास दिया जा सके, क्योंकि मोदी जी की 2 रैली आज शाम को मथुरापुर और दमदम पश्चिम बंगाल में होने वाली हैं? क्या चुनाव आयोग मोदी जी के हितों को साध रहा है या संवैधानिक जिम्मेवारी को साधने की कर्तव्य को निभा रहा है? प्रश्न बड़ा सीधा है। नाज़रीन, आपको बता दें मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम एक दिन पहले ही रोकने पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रही है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब हैं। सर, देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल में जो अमित शाह के रोड शो में जो घटना घटी थी उसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है और वहाँ के 2 अधिकारियों को, जैसे कि जो प्रमुख सचिव गृह थे, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है, पदमुक्त कर दिया गया है और CID ADG राजीव कुमार को गृह मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इलेक्शन ईमानदारी के साथ ही होना चाहिए। हिंसा की इलेक्शन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहा है। बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ उसमें बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। विद्या सागर जैसी महान आत्मा की मूर्ति को तोड़ दिया गया। ये काम सिर्फ RSS के लोग कर सकते। इलेक्शन कमीशन को अगर पाबंदी लगानी थी कैंपेन पे तो आज से क्यों नहीं लगाई? आज शाम से क्यों लगाई है? जब नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण दे दें, अपनी पब्लिक मीटिंग पूरी कर लें, तब वहां पे पाबंदी लगेगी। इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। सर, देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शायद ये पहली बार देश में जो है आर्टिकल 324 का जो है प्रयोग करना पड़ रहा है। जिस तरह से वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं उसको रोकने के लिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी पावर्स देता है, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल
किसी एक पार्टी के हितों को सामने रखकर नहीं करना चाहिए। अमित शाह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? न्यूज 18 से बात करने बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल के ताल्लुक से शहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल में आज प्रचार थम जाएगा। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। सर, आज पश्चिम बंगाल में प्रचार थम जाएगा। ममता बनर्जी सीधे आरोप लगा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में है। देखिए, ममता जी खुद दबाव में है जनता के, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता मोदी मोदी बोल रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन में ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसको लेकर ममता जी बहुत चिंतित हैं। जिस तरह 6 फेज में बूथ लूटने का काम टीएमसी के लोगों ने किया, अब वो कर नहीं पाएंगे। हम दबाव बना रहे हैं इस बात का चुनाव आयोग पर कि वो निष्पक्ष चुनाव करा दे, किसी का पक्षपात न हो। हम निष्पक्षता चाहते हैं, लेकिन ममता जी वहाँ पर बंगाल पुलिस के जरिए, अपने स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी के जरिए ईवीएम पर दबाव बना रही हैं। वो बनने वाला नहीं है। सर, लेकिन जिस तरह से अमित शाह के रोड शो में हिंसा की घटना हुई, सवाल सिर्फ इतना उठा कि ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति किसने तोड़ा। आप आरोप लगा रहे कि टीएमसी के लोगों ने तोड़ा। वो आरोप पूरी तरह टीएमसी के लोगों ने तोड़ा है। इस हद तक जा सकती है टीएमसी के महान विचारक ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़कर बीजेपी को बदनाम किया। ये भारी पड़ेगा टीएमसी को। टीएमसी के लोगों ने जो हरकत की है, वो तो एक हॉल के अंदर मूर्ति थी, चाबी उनके पास थी। उन लोगों ने, टीएमसी वालों ने उसको खोला और तोड़ा, और बदनाम बीजेपी को करने के लिए इस तरह की बात कही है। बंगाल की जनता टीएमसी को जवाब देगी। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। नाजरीन, आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी राजस्थान के अलवर के थाना गाजी पहुंचे, जहां उन्होंने इस्मत दरी की मुतासरा से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के जराइम काबिल बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। परिवार से मिला, उनसे हमने डिटेल में बातचीत की। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूं। ऐसी चीज को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। न्याय यहां जल्दी से जल्दी इस परिवार को, इस लड़की को न्याय मिलेगा। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये एक इमोशनल बात है। एक लड़की के साथ गलत काम किया गया है, और हिंदुस्तान में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ अलवर में नहीं, हिंदुस्तान में हमें मैसेज देना है कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके साथ ये बर्ताव नहीं टॉलरेट किया जाएगा। ये जिला बहुत ही क्रिटिकल है। हमने पूरा विश्लेषण करवा दिया है। राजस्थान भर में 6,000 से 10,000 तक केसेस होते हैं, रजिस्टर होते होंगे। यहाँ 17,000 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सुनिए, 18 कर दो भैया, 17,000। ये देखते हुए मैंने तय किया है, यहाँ पर एक और पुलिस एसपी लेवल का 2 जिले बनाए जाएंगे अलवर को पुलिस के लिहाज से, और 2 जिले बना करके पहले मांग भी थी, उस मांग को पूरी करेंगे और जल्दी उसका फैसला करेंगे। सरकार की तरफ से राहुल जी ने आश्वासन दिया परिवार को, जो सजा मिल सकती है मैक्सिमम, कोई उसमें हम लोग कमी नहीं रखेंगे। पूरी तरह मॉनिटरिंग हम लोग खुद करेंगे। सऊदी अरब में फंसे तेलंगाना के नौजवान को वापस मुल्क लाने की कोशिशें तेज हो गई है। आपको बता दें, एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार तेलंगाना के इलाके सरसला का 21 साला मोहम्मद समीर चंद माह कबल सऊदी अरब गया था। उस नौजवान को फंक्शन हॉल में मुलाजमत का झांसा दिया गया था। जब ये नौजवान सऊदी अरब पहुंचा तो वहां उसको भीड़ बकरियों की अफजाइश की जिम्मेदारी दी गई। परेशान हाल मोहम्मद समीर ने मुल्क वापसी में मदद की अपील की थी। అని చెప్పి ఫామ్ హౌస్లో ఉండాలి, నువ్వు వాళ్ళకు
అరబ్బోళ్ళందరూ వాళ్ళతో ఉండాలని చెప్పినా అనుంచి నన్ను 1200 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చి నన్ను గొర్రెలు కావాలి రమ్మని లేచినాన్న. ఇగో ఏం లేదన్న, గొర్రెలు కాస్తున్నాయి. ఇగో వారాలు షార్ట్గా వచ్చి మెసేజ్ పెడుతున్నానా, 83,000 రూపాయలు తీసుకుని నన్ను మోసం చేసినాన్న. నాకు 1200 జీతం చెప్పిండు. నాకేం లేదు, ఇక్కడ నాకు తిండి లేదు, నాకు తిండి ఇస్తలేరు. నేను పోతానా పనిది కాదంటే కొడుతురానా, ఇంటికి పోతా అంటే తంతుర్రు కొడుతురానా. 20 రోజులే బరాబర్ తిండి లేక ఇక షార్ట్గా వచ్చి మాట్లాడితే ఏం లేదన్న. ఇక అంతరా మరి ఎవ్వరు లేరన్న, ఒక్కనే ఉంటారు ఆయన అన్న. నన్ను మీరే తీసుకోవాలన్నా. के शुबे में कितने अफराद मारे गए, ये सवाल हक मालूमात के कानून के तहत समीर खान ने वजारत दाखिला से किया था, लेकिन उसका जवाब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया। अब CIC ने वजारत दाखिला को सवाल का जवाब देने की हिदायत दी है। गौकुशी के शोबे में कितनी जानें तल्फ हुई हैं, ये सवाल RTI के तहत समीर खान ने वजारत दाखिला से किया तो वजारत ने इसका जवाब नहीं दिया। समीर खान ने वजारत दाखिला से ये जानने की कोशिश की थी कि सन 2010 से 2017 के बीच गौकुशी के शोबे में कितने अफराद मारे गए। उन्होंने रियासतवार इन वाकयात के एदाद-ओ-शुमार मांगे। RTI कारकुन समीर खान ने यह भी दरख्वास्त की कि मुतासिरीन के नाम और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया, इसकी भी जानकारी फराहम कराई जाए। लेकिन जब वजारत दाखिला से उन्हें जवाब नहीं मिला तो समीर खान ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया, जो RTI के मामलात की समाअत करने वाला आला तरीन इदारा है। अब CIC ने वजारत दाखिला को हिदायत दी है कि वो RTI के तहत किए गए सवाल का जवाब दें। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुधीर भार्गव ने मजीद कहा है कि तमाम दस्तावेजात को देखने के बाद ये जाहिर होता है कि सवालों के जवाब फराहम नहीं किए गए, जबकि RTI के तहत सवालों के जवाब मुकर्ररा मुद्दत में देना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आसाम के जिला हेलाकांडा में फिरका वाराना कशीदगी और कर्फ्यू के बीच में एक मुस्लिम नौजवान ने एक हिंदू जोड़े को अस्पताल पहुंचाया, जहां नंदिता दास नामी खातून ने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम शांति रखा गया। याद रहे कि 10 मई को हेलाकांडा में फिरका वाराना फसाद भड़का था और 12 मई को बच्चे ने जन्म लिया। आसाम के जिला हैलाकांडी के इस छोटे से गांव में ये तहनीती तकरीब फिरकावाराना हम आहंगी के एजाज में किया गया है। हैलाकांडी की DC जैली कीर्ति ने रोबोल दास और उसकी बीवी नंदिता दास और मकबूल लश्कर की शालपोशी की, क्योंकि मकबूल लश्कर ने अपनी जान को खतरे में डालकर कर्फ्यू के दौरान रोबोल दास और उसकी हामला बीवी को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि रोबोल दास फसाद के दौरान फंस गए थे और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेडिकल हेल्प के लिए 108 नंबर को कॉल करने के बाद भी मायूसी हो चुकी थी। बिलाखिर रोबोल ने मकबूल को फोन किया और मकबूल ने तमाम खतरों को मोल लेते हुए रोबोल और उसकी हामिला बीवी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया और मौके की मुनासिबत से बच्चे का नाम शांति रखा गया, जो नफरत के माहौल में शांति की शमा रोशन करेगा। গেছি গিয়া দেখছি যে ওনার বিবি এরকম অবস্থায়, পরে তারা বলছে যে 108 আমরা সকাল থেকে ফোন করি আর পাচ্ছি না। পরে বলছি যে আমি ঠিক আছে, আমি তোমার এখান থেকে লিরাজির মনে হাইলাকান্দি হসপিটালে। যাওয়ার সময় কোনো পুলিশ এসে কোনো না, কোনো অসুবিধা হয়নি। গিয়েছেন আপনার? গিয়েছি। ছেলের জন্ম হয়েছে। পরে আমি আবার পরে শুনছি যে তার ছেলে একটা জন্ম নিয়েছে। নাম শান্তি রাখা হয়েছে। নাম শান্তি রাখা হয়েছে। শান্তি হবে বলে অশান্তি আসে যে দেশে। তে আমরা এখন আমার স্ত্রী আর আমি খুব চিন্তা করে দেখেছি বলে ছেলেটার নাম শান্তি রাখার জন্য, দেশটা শান্তি হবে। আর অনেক কষ্ট করে আমার এই যে ভাই আছে, ভাই আমাকে নিয়ে গেছে হসপিটালে কারপুর চলার সময়। কারপুর চলার সময়। हैलाकांडी की DC जल्ली कीर्ति कहती हैं कि फिरकावाराना फसाद के दौरान एक मुस्लिम की जानिब से हिंदू भाई की मदद करना इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है, इसलिए हमने इन्हें तहनीत पेश की है। पता चला है कि 12 तारीख एक बच्चे की बर्थ हुई है एंड बच्चे को घर लेके जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। हमारे ज़िले में कर्फ्यू भी था, तो बच्चे के फादर जो रूबन दास जी है उनके दोस्त को बुलाए, और दोस्त का नाम है मकबूल हुसैन लश्कर, जो 5:30 बजे रिस्क लेते हुए
पुलिस को फेस करते हुए अपने गांव से आए SK रॉय में, और रूबन दास को, उनकी बीवी को और बच्चा को लेके घर चले गए। तो रूबन दास, क्योंकि ये जो कर्फ्यू चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, वो सब देख के एक मुस्लिम भाई आके उसको हेल्प किया है। उसी एहसास से उसने वो बच्चे का नाम शांति रखा है। तो हमको ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा था। ज़िले में हमको ऐसे लोग और चाहिए, इसलिए हमको लगा कि उनको फेलिसिटेट करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ गांव पे आए हैं उनसे मिलने। जहां हर तरफ माहौल में फिरकावाराना कशीदगी देखी जा रही है, ऐसे में फिरकावाराना हम आहंगी और यकजहती की मिसाल देखने को मिले तो जुबान से बेसाख्ता ये जुमला निकलता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। बकौल शायर, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार के जिला दरभंगा से ताल्लुक रखने वाले दिलशाद ने केरल में मलयालम मीडियम में 10वीं जमात के इम्तिहानात में टॉप करके एक नई मिसाल कायम की है। दिलशाद के वालिद का कहना है कि उन्होंने मजदूरी की गर्ज से केरल का रुख किया था और फिर वहीं के होकर रह गए थे। और दिलशाद के वालिद का ये भी कहना है कि वो तालीम हासिल न कर सके, लेकिन उनके बेटे दिलशाद ने उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिए। ये तस्वीर है बिहार के जिला दरभंगा से ताल्लुक रखने वाले दिलशाद की, जिसने केरल में मलयालम मीडियम से 10वीं जमात में टॉप किया है। दिलशाद के वालिद साजिद भट्टू 1999 में केरल आए और मजदूरी करने लगे। साजिद ने केरल के एर्नाकुलम जिले के बिनानीपुरम गवर्नमेंट हाई स्कूल में दिलशाद का नाम लिखवा दिया। शुरू में दिलशाद को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर दिलशाद ने अपनी कड़ी मेहनत के जरिए 10वीं जमात में टॉप किया। माली दुश्वारियों के बावजूद दिलशाद के वालिदैन दिलशाद के तालीम को लेकर बहुत संजीदा रहे और बिलाखिर दिलशाद ने अपनी सख्त कोशिशों के जरिए बेहतरीन मिसाल कायम की। दिलशाद की कामयाबी से उसके वालिदैन और कॉलोनी के लोग बहुत खुश हैं। वहीं दिलशाद का कहना है कि वो मुस्तकबिल में इंजीनियर बनना चाहता है। ट्यूशन में जाता था और रात को घर में आके पढ़ता था। स्कूल के टीचर सब और दोस्त सब बहुत अच्छे हैं। अब मैं +2 में साइंस लेकर इंजीनियर होना चाहता हूँ। बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसका मम्मी पापा सबको, भाई बहन सबको बहुत खुशी हुआ। सब ठीक है, मेहनत किया, बच्चा पढ़ा, बहुत खुशी हुआ। दिलशाद के टीचर सुधी का कहना है कि दिलशाद ने कड़ी मेहनत के जरिए ये कामयाबी हासिल की है। दिलशाद कहता है कि वो हिंदी से बेहतर मलयाली बोलता है और उसके यहाँ पर कई अच्छे दोस्त हैं। दिलशाद खुद को खुशनसीब बताता है कि उसे केरल में तालीम हासिल करने का मौका मिला। आपको बता दें कि केरल में कई रियासतों के 25 लाख मजदूर हैं जो केरल की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं और केरल हुकूमत ने माइग्रेंट मजदूरों के बच्चों के लिए तालीम का अच्छा नज़म किया है। रोशनी स्कीम के तहत भी मजदूरों के बच्चों को फायदा हासिल हो रहा है। इसके अलावा केरल हुकूमत इस बात पे भी खास तवज्जो देती है कि मजदूरों के बच्चों में ड्रॉप आउट की शरह कम की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, झारखंड हज कमेटी ने सीईओ पर वीजा बरहमी का इल्जाम लगाया है और मुलाजिम खुर्शीद अनवर पर रिश्वत की मांग करने का संगीन इल्जाम लगाया है। कमेटी ने मुलाजिम को फौरी तौर पर हटा दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमेटी के इस फैसले से एक नया तनाज़ा बर्पा हो गया है। पेश रिपोर्ट। रियासती हज कमेटी के सीईओ परवेज इब्राहिमी और कमेटी के दफ्तर में साल 2009 से मामूर योमिया मुलाजिम खुर्शीद अनवर पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। हज कमेटी ने खुर्शीद को फौरी तौर पर हटा दिया है। खुर्शीद का इल्जाम है कि चेयरमैन रिजवान खान के मनमाना कामों की हिमायत नहीं करने के नतीजे में इनके खिलाफ कदम उठाया गया। कमेटी के इस फैसले से हज उमूर के काम काज काफी मुतासिर हो रहे हैं। किन्हीं को हमारी नियुक्ति पे ऑब्जेक्शन नहीं है और 3 चेयरमैन चेंज हो गए, चौथे चेयरमैन रिजवान साहब, इनको हमारी नियुक्ति पे क्यों एतराज है ये खुद बताएंगे। जो नियम विरुद्ध है वो हमेशा हमको अपने पर्सनल कामों के लिए टॉर्चर करते हैं और ये अनाप शनाप हमारे पर आरोप लगा करके वो हमको हटाने का आदेश निकालने हैं, जो गलत है। काम है उसको तो कर ही रहे हैं अपने स्तर से, जितना हो सके ये जो आ रहा है उसको करिए ना। जो रूटीन वर्क है वही अपना हम कर रहे हैं, बाकी काम तो चल रहा है। हज कमेटी के मुताबिक साल 2018 में आज़मीन हज की सहूलत के लिए जो टेंट लगाए गए थे उसके बिल पास कराने के लिए सीईओ परवेज इब्राहिमी और मुलाजिम खुर्शीद अनवर ने टेंट हाउस वाले से रिश्वत का मुतालबा किया था, लेकिन रिश्वत नहीं मिलने पर सीईओ ने
कमेटी के फैसले के खिलाफ निजी फैसला लेते हुए कम रकम का इजरा कराया। उधर परवेज इब्राहिमी ने इन इल्जामात की तर्दीद करते हुए कहा कि इनके पास कमेटी के तमाम फैसलों के सबूत मौजूद है। ये तो हमारे अध्यक्ष महोदय ही समझ सकते हैं कि जिस आधार पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, जब तक विभाग निर्णय नहीं लेती है कि उसको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, उस पर जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया हुआ है उस पर मैंने स्पष्टीकरण उनसे पूछा है, क्या सच्चाई है। माहिरीन के मुताबिक हज कमेटी के हालिया तनाज़े से एक बड़े घोटाले की बू आ रही है। कराची से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नुमाइंदे नौशाद आलम की रिपोर्ट। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ और जापान के वजीर खारजा तारो कोनो के बीच टोक्यो में मुलाकात हुई। जवाद जरीफ ने मुलाकात के दौरान अमरीकी पाबंदियों की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ईरान पर किसी भी तरह का दबाव नाकाबिल कबूल होगा। मीटिंग के दौरान जरीफ ने कहा कि ईरान न्यूक्लियाई मुआहदे पर बरकरार है, मगर अमरीकी पाबंदियों के बाद हमने भी फैसला लिया है कि अगर मुआहदे में कुछ हुआ तो हम यूरेनियम की अफजूदगी के काम में तेजी लाएंगे। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।